ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इजरायली राज्य मीडिया की रिपोर्ट है कि सेना ने ईरान के इस्फहान प्रांत में सैन्य बेस को निशाना बनाने के लिए अपनी रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा। दरअसल ये मिसाइल जो एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकती है। ये मिसाइलें दुश्मन के ठिकानों को दूर से तबाह करने में सक्षम है। ये जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जिससे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला किया जा सकता है। इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए इजरायली मीडिया ने ये कयास लगाए हैं कि ईरान के सैन्य बेस पर इजराइल ने रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल किया होगा। तो एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ उसने इजराइल को $100 करोड़ के हथियार भेजने का वादा कर दिया है। जब से ये बात ईरान को पता चली है उसके तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए। सवाल ये है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ईरान को इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा, क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि वो इजराइल की हिफाजत के लिए मुस्तैदी से खड़ा है। नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है $100 करोड़ का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार? यह सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से ना आबादी के हिसाब से इजरायल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इजरायल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इजरायल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मुहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है जिसके तहत इजरायल को $100 करोड़ से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इजरायल के लिए $26 अरब का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में $700 मिलियन के टैंक, गोला बारूद, $500 मिलियन के सैन्य वाहन और $100 मिलियन के मोर्टार राउंड शामिल है। He strongly supports this package to reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले ही ऐलान किया था कि इजरायल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहां तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इजरायल को संयम बरतना होगा। और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इजरायल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुंचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इजरायल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीव से तेहरान की दूरी है। 9437 किलोमीटर ये तेल अवीव से अमेरिका की दूरी है। 3686 किलोमीटर ये तेल अवीव से मॉस्को की दूरी है। ये दूरियां मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि ईरान इजरायल युद्ध भड़का तो उसकी जद में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा। यही नहीं, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है जो इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि ईरान चाहे जितनी ताकत जुटा ले, इजरायल के खिलाफ उसके हमले नाकाम होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहाँ इजरायल को मिल रही यूरोपीय देशों से मदद की चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की, जिसके दम पर इजरायल खड़ा है। ईरान से दो हाथ करने के लिए अभी ही नहीं, अमेरिका इजरायल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है।
अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजरायल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री में से एक बनाने में पूरी मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजरायल अमेरिका से सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इजरायल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की कमी ना पड़े। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000 से $50,000 होती है। तो साजिश बहुत खतरनाक हो रही है। युद्ध की साजिश तो और भी बड़ी तबाही लाएगी। पूरी दुनिया को यही डर इस वक्त ईरान और इजराइल को लेकर है, जो करीब 1.5 साल पहले रूस और यूक्रेन को लेकर था। इजरायल को अस्तित्व में लाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अरब देशों की थ्योरी जो कहती है कि हमारी जमीन पर यहूदियों ने देश खड़ा कर लिया जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता। ये मूल बात है जो ईरान के साथ मुस्लिम देशों के खड़ा होने को प्रेरित करता है। इजरायल इन देशों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इस तथ्य के बावजूद कि इजरायल के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों का जखीरा है, उसके पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, लिहाजा अमेरिका की छांव जरूरी हो जाती है। अमेरिका ने वर्ष 2022 में इजरायल को $4.8 अरब की मदद दी थी और वर्ष 2023 में $3.8 अरब की आर्थिक मदद दी। असल में अमेरिका हर वर्ष इजरायल को $3.8 अरब की मदद करता है, जो इजरायल के कुल रक्षा बजट का लगभग 16% है। जाहिर तौर पर इस समय अमेरिका इजरायल के असाधारण सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका इजरायल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक मदद देता है। इजरायल एक अघोषित परमाणु ताकत है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण की वजह से उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। ये तथ्य है कि अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग इजरायल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इजरायल को $158 अरब की अमेरिकी मदद मिल चुकी है। इजरायल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों के बीच हर वर्ष $50 अरब का कारोबार होता है। इजरायल अमेरिका की मदद से एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही इजरायल आज दुनिया भर में हथियार और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 1972 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इजरायल के खिलाफ लाए गए 50 से ज्यादा प्रस्तावों को गिरा चुका है। इजरायल को अमेरिकी मदद का स्केल क्या है, ये आपने देख लिया, लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इजरायल से दोस्ती का अमेरिका को क्या फायदा मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, ना कि मानवीय संवेदना। इजरायल को अमेरिकी मदद मिलने के कई कारण हैं, लेकिन यहाँ आपको वो 4 प्रमुख कारण दिखाते हैं। पहला कारण, अमेरिका की नजर में अरब दुनिया की उथल पुथल भरी राजनीति में इजरायल की रणनीतिक अहमियत। दूसरा कारण, शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने अरब जगत में सोवियत संघ के असर के खिलाफ इजरायल को एक अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरा कारण, शीत युद्ध के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में और ज्यादा सक्रिय हो गया और इजरायल, सऊदी अरब और मिस्र इसके सहयोगी बन गए। चौथा कारण, अमेरिका की इजरायल समर्थक नीति के लिए अमेरिकी लोगों की राय, वहां की चुनावी राजनीति और ताकतवर इजरायली लॉबी भी जिम्मेदार है। मतलब अमेरिका का मध्य पूर्व में वर्चस्व बना रहे, इसके लिए इजरायल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, इजरायल के लिए उसकी नीतियां समान होती हैं। जो बाइडेन जिस तरीके से इजरायल की मदद कर रहे हैं, ये उसी नीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका से मिल रही इजरायल को मदद भर का नहीं है। सवाल है ईरान को किन किन देशों से मदद मिल रही है। ईरान और इजरायल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं। ईरान के हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से ये कहकर रोक दिया कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। गैर मुस्लिम देशों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं।
युद्ध सिर्फ हथियार और पैसे से नहीं लड़े जाते, लेकिन साथ ही अगर अमेरिका की तरह ताकतवर हो तो जीत की गारंटी भले न मिले, सुरक्षा का भरोसा तो होता ही है। इजराइल पलटकर ईरान को नहीं मारता तो विश्व बिरादरी में सिर्फ उसकी फजीहत नहीं होगी, बल्कि अमेरिका की भी हेठी मानी जाएगी। इधर ईरान के साथ मुसीबत में रूस जैसे देशों ने साथ नहीं दिया तो अमेरिका के खिलाफ वाले गुट की हार मानी जाएगी। जाहिर है युद्ध भड़काने में ये थ्योरी भी काम आ रही है और यही कारण है कि इजराइल और ईरान दोनों उबल रहे हैं, एक बदले की आग में, दूसरा बदले के बाद आग को भड़काने से रोकने के लिए। देखिए, इजराइल को नए हथियार मिलने जा रहे हैं, लेकिन बेंयामिन नेतन्याहू नए सवालों में घिरने लगे हैं। इजराइल में अब यह आवाज उठ रही है कि जो प्रधानमंत्री ईरान का एटम बम पूरी दुनिया को दिखा रहा था, वो अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर खामोश क्यों है। अप्रैल का महीना आग लेकर आया और मई से पहले बड़े युद्ध की दस्तक मिल रही है। ईरान से लेकर इजराइल हर ताकत इस आग को भड़का रही है। ईरान में हुए धमाकों पर इजरायली छाप बताई जा रही है, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर इजराइल के बड़े अखबार हारेत्ज ने ये लेख छापा है। इस लेख की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि ईरान पर खामोशी से किया गया हमला साबित करता है कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। नेतन्याहू की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम कुछ वर्ष पीछे जाकर देखेंगे, जिसमें उन्होंने ईरान को कई जख्म दिए। फ्लैशबैक में हमें यह तस्वीर मिली, ये 2012 की है। तब नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान एटम बम बनाने के कितने करीब है। यह दूसरी तस्वीर 2018 की है। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू बता रहे हैं कि ईरान ने कहां-कहां परमाणु अड्डे बनाए हैं। नेतन्याहू ने दुनिया का कोई मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एटम बम बनाने से नहीं जोड़ा। लेकिन इजराइल पर ईरान के हमले के बाद जब जवाब देने का मौका आया तो नेतन्याहू की सरपरस्ती में इजराइल फुस साबित हुआ। यही इल्जाम अब इजराइल की मीडिया अपने प्रधानमंत्री पर लगा रही है। यही बात इजराइल के अखबार हारेत्ज के लेख में लिखी हुई है। इस लेख में छपा है कि नेतन्याहू के पास ईरान को लेकर कोई रणनीति नहीं है। इस लेख में छपा है कि गाजा में भी नेतन्याहू फेल हो गए हैं। इजराइल का मीडिया छाप रहा है कि जिस नेतन्याहू ने ईरान का डर दिखाकर अपना करियर बनाया, वक्त पर वो फेल हो गए, वो ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यही है ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का जीरो प्लान? क्या इजराइल को खा जाएगा ईरान? इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। मिसाइलों के हमले और ड्रोन से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। والله هذا الهجوم يعني سيء بالمطلق. يعني نحن اكيد بندين هذا الهجوم باشد اللهجات وبكل يعني بكل لهجات العالم طبعا. يعني I think we have to wait and to see what will come. هالشي كمان بيأثر علينا اقتصاديا، بيأثر علينا بنخسر أرواح بشرية كمان، بيرجعنا سنين لورا. 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त नेतन्याहू और इजराइल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं।
उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इजरायल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों H के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों H को ईरान का पूरा समर्थन है। H से हमास, H से हिजबुल्लाह यानी लेबनान का मिलिशिया, H से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, H से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्लाह तक पहुंची और अब हूथी से टक्कर के बाद इजरायल की मिसाइल इराक में भी गिरी है, यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इजरायल में लोग क्या सोच रहे हैं, ये जानकर बेंयामिन नेतन्याहू हैरान रह जाएंगे। We are very worried about the situation, and we actually don't know what the solution is. I hope it's going to be peace. I mean, nobody's going away from this area. We are all going to be here together, and I hope we'll find some kind of solution to the conflict. I hope it doesn't escalate to proportions that are, very devastating and maybe worldly problems. But I do think that it has been a long time coming, this conflict. देखिए, दुनिया में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इराक के बगदाद में हुए भीषण हमले के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। हालांकि दावा तो यह भी किया गया कि हमले के वक्त इस इमारत में ईरान समर्थक सैन्य बलों के सीनियर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। इजरायल ने अब तक ईरान के इस्फहान में हुए हमले पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि वाली प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जब इजरायल ने 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर मौजूद ईरान के दूतावास पर हमला किया था, उस वक्त भी इजरायल की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। लेकिन ईरान ने सीधे सीधे इजरायल पर ही आरोप लगाया था और इजरायल ने कभी भी इसका खंडन नहीं किया था। अब दुनिया में कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि इराक के बगदाद में हुए भीषण हमले के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इराक की राजधानी बगदाद से 85 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बेबीलोन प्रांत के कैल्सो बेस पर हो रही गतिविधियों की सटीक जानकारी हमलावर को थी। दावा यह भी किया गया कि इस इमारत में ईरान समर्थक सैन्य बलों के सीनियर कमांडर्स मीटिंग कर रहे थे। इस तरह की सटीक इंफॉर्मेशन के आधार पर हमले के लिए इजरायल को माहिर माना जाता है। याद कीजिए, 1 अप्रैल को जब सीरिया के ईरानी दूतावास पर इजरायल का हमला हुआ था, उस वक्त भी इजरायल के पास सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सीनियर कमांडर्स की मौजूदगी की सटीक सूचना मौजूद थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 अक्टूबर 2023 यानी वो तारीख जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था, 7 अक्टूबर से 1 अप्रैल तक इराक, सीरिया और मिडिल ईस्ट के कई अमेरिकी ठिकानों पर ईरान समर्थित शिया मिलिट्री संगठनों ने अब तक 300 से ज्यादा हमले किए हैं। ईरान समर्थित इन संगठनों का लक्ष्य मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सभी सैन्य बेसों को खत्म करना है और इनको इराक की सीमा से बाहर निकालना है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण में हुए इस हमले को लेकर इजरायल से जंग लड़ रहे हमास ने भी बयान जारी किया है। इस हमले पर हमास ने अमेरिका और इजरायल पर निशाना साधा है। हमास ने इराक पर हुए हमले की निंदा की है और यह भी कहा है कि ये इराक की संप्रभुता के खिलाफ है। इस मामले में इराक की सरकार की तरफ से पूरी जानकारी का अभी इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि युद्ध के भड़कते माहौल को देखते हुए इराक की सरकार भी इस हमले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है। लेकिन हमास इराक के अंदर अमेरिका और इजरायल विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठा रहा है। जिस हशेद अल शाबी संगठन के बेस पर यह हमला हुआ, वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का हिस्सा मानी जाती है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में 67 सैन्य संगठन मौजूद हैं। इन फोर्सेस में 2,30,000 लड़ाके मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं, लेकिन लड़ाकों में सुन्नी मुसलमान, ईसाई
और यजीदी भी शामिल हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट साल 2014 में बनी थी और इसका प्रमुख मकसद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ना था। पॉपुलर पॉपुलेशन फोर्सेस को ईरान की सरकार से मदद मिलती है। हथियार और फंडिंग के लिए ये ग्रुप ईरान पर निर्भर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस संगठन को इराकी रिपब्लिकन गार्ड कहा गया है। ये संगठन न सिर्फ 2013 से 2017 तक इराक के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध लड़ चुका है, बल्कि सीरिया के सिविल वॉर में भी ईरान के हितों के लिए यह संगठन जंग करता रहा है।